गुड मॉर्निंग। आज हम गोपाल कृष्ण गोखले के आर्थिक विचारों का अध्ययन करेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले के आर्थिक विचार हमने पूर्व के लेक्चर में प्रारंभ कर लिए थे। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु और गोखले रानाडे को अपना गुरु मानते थे। इनके आर्थिक विचारों के अंतर्गत अभी तक हमने राजस्व संबंधी विचार और स्थानीय संस्थाओं का महत्व, मुक्त व्यापार एवं संरक्षण और वित्तीय सुधार संबंधी विचारों का अध्ययन कर लिया है। आज हम उनके शिक्षा संबंधी विचारों के साथ उनके विचारों का अध्ययन करेंगे। गोखले ने कहा था कि व्यक्तियों के हित औद्योगिक एवं शैक्षणिक प्रगति से ही अग्रसर हो सकते हैं। उनका सुझाव था कि एक विस्तृत शिक्षा प्रणाली की स्थापना की जाए। शिक्षा पर किए जाने वाले व्यय का दायित्व इंग्लैंड पर हो, ताकि उसकी ओर भी उतना ही ध्यान दिया जाए जितना सैनिक सेवाओं तथा रेलों को दिया जा रहा था। गोपाल कृष्ण गोखले पहले भारतीय थे जिसने शिक्षा के अर्थशास्त्र तथा देश के आर्थिक विकास के लिए शिक्षा के महत्व को समझा और शिक्षा के प्रचार प्रसार पर जोर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं उनका पॉवर्टी यानी गरीबी संबंधी विचार। गोखले ने भारत की निर्धनता को अति निकटता से देखा। उन्होंने निर्धनता की समस्या पर प्रायोगिक विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि इस बात का कोई मतलब नहीं कि भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये है या 30 रुपये। महत्वपूर्ण यह है कि यह प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है या घट रही है। उन्होंने कहा कि भारत की गरीबी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसकी जड़ें उत्तरोत्तर गहरी होती जा रही है। इस ओर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। 1902 में अपने प्रसिद्ध बजट भाषण में गोखले ने भारत की निर्धनता को केंद्र बिंदु बनाया और स्पष्ट किया कि भारत के जन समुदाय की भौतिक स्थिति निरंतर बद से बदतर होती जा रही है तथा यह दृष्टिगोचर है कि यह स्थिति विश्व के आर्थिक इतिहास के क्षेत्र में विस्तार के अंतर्गत सबसे अधिक दुखद स्थिति है। गोपाल कृष्ण गोखले ने बहुत से प्रायोगिक चरों के आधार पर भारत की निर्धनता का विश्लेषण किया था। वे चर कौन से हैं? भारत की जनसंख्या, प्रति व्यक्ति नमक का उपभोग, कृषि उत्पादन की प्रवृत्ति, व्यावसायिक फसलों के अंतर्गत कृषि क्षेत्र, गैर व्यावसायिक फसलों के अंतर्गत कृषि क्षेत्र, वस्तुओं के आयात व निर्यात की मात्रा। यानी गोखले इन प्रायोगिक चरों को निर्धनता के लिए मुख्य चर मानते थे और आर्थिक विकास के निर्धारक के रूप में इन चरों को महत्वपूर्ण मानते थे और इन चरों के आधार पर गोखले ने देश के आर्थिक विकास की दिशा ज्ञात की और निष्कर्ष निकाला कि भारत की निर्धनता निरंतर गहरी और अधिक गहरी होती जा रही है, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता थी। नेक्स्ट है आर्थिक निकासी, इकोनॉमिक ड्रेन। गोपाल कृष्ण गोखले
एक उदारवादी विचारक थे। निकासी संबंधी उनके विचार नौरोजी की भांति उग्र नहीं थे। उन्होंने कहा कि निकासी इसलिए संभव हो रही है कि भारत आर्थिक और राजनीतिक दोनों ही दृष्टि से ब्रिटेन का उपनिवेश है। निकासी का प्रारंभ कैसे हुआ उस पर भी उन्होंने दृष्टि डाली और कहा कि यह केवल ब्रिटिश के आगमन के साथ ही प्रारंभ हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय उद्योगों को नष्ट किया ताकि ब्रिटिश आयात का मार्ग प्रशस्त हो सके। ब्रिटिश सरकार ने भारत के ऊपर मुक्त व्यापार की नीति बलपूर्वक लागू की और ब्रिटेन में स्वयं के देश में संरक्षण की नीति को अपनाया। ये उनका दोगलापन था। गोखले ने अपने उदार दृष्टिकोण के कारण ही बहुत सी मदों को निकासी में शामिल ही नहीं किया। उन्होंने उन खर्चों को जो कि भारत में विकास हेतु किए जा रहे थे निकासी के रूप में शामिल करने पर गहरी आपत्ति की थी। उनके अनुसार कुछ विकास कार्य जैसे भारत में रेल विकास और कुछ उद्योगों में प्रत्यक्ष पूंजी निवेश आदि पर लगी पूंजी व ब्याज व लाभांश कदापि निकासी में शामिल नहीं किए जा सकते। यह उनके उदारवादी दृष्टिकोण के कारण ही था। गोखले के अनुसार तो भारत में ब्रिटिश सरकार की नीति जहां एक और स्वयं के राजनीतिक हितों की पूर्ति करती थी, वहीं दूसरी ओर भारत का आर्थिक शोषण करने वाली थी। इस आधार पर गोखले ने दो प्रकार की निकासी बताई, पहली पॉलिटिकल और दूसरी इंडस्ट्रियल। और राजनीतिक निकासी में उन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार हेतु अनावश्यक रूप से किए जा रहे भारत के सैन्य व्यय को शामिल किया और इस निकासी की मात्रा 20 करोड़ प्रति वर्ष बताई। और औद्योगिक निकासी, इसके अंतर्गत उन्होंने हमारे निर्माताओं की विदेशी निर्भरता को शामिल किया और यह उन्होंने प्रति वर्ष 10 करोड़ रुपए बताई। अतः गोखले के अनुसार कुल निकासी 30 करोड़ रुपए प्रति वर्ष हो रही थी। तो आर्थिक निकासी जो उस वक्त भारत के अंतर्गत प्रतिवर्ष थी वह बहुत अधिक थी। नेक्स्ट है स्वदेशी। गोखले के अनुसार ब्रिटिश सरकार की व्यापार नीति दोहरी है। भारत के संदर्भ में जहां मुक्त व्यापार, वहीं ब्रिटेन के संदर्भ में संरक्षण। ब्रिटिश शासक अपने स्वयं के उद्योगों के विकास में रुचि रखते थे, न कि भारत के औद्योगिक विकास में। ब्रिटिश शासक भारतीय उद्योगों के विकास हेतु न संरक्षण की नीति अपनाना चाहते थे और न ही भारत को प्रभावी आर्थिक सहायता प्रदान करना चाहते थे। भारत के औद्योगिक विकास का एकमात्र तरीका जो गोपाल कृष्ण गोखले ने बताया वह स्वदेशी ही था। स्वदेशी के अभाव में भारत के औद्योगिक और आर्थिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उन्होंने कहा कि भारत में पूंजी का अभाव है, कुशल तकनीक का अभाव है, उद्यमी प्रवृत्ति का अभाव है, लेकिन श्रम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और इसका प्रयोग स्वदेशी की भावना के अनुरूप किया जाना चाहिए। उन्होंने स्वदेशी के क्षेत्र में स्वयं ने भी प्रत्यक्ष रूप से कुछ योगदान दिया था। पूना और उसके आसपास भारतीय उद्योगों की स्थापना के अंतर्गत गोखले का महत्वपूर्ण योगदान था। स्वदेशी की महत्ता को स्वीकार करते हुए गोखले साहब ने कहा, स्वदेशी अपने उच्चतम स्तर पर मात्र एक
औद्योगिक आंदोलन नहीं है, अपितु यह राष्ट्र के संपूर्ण जीवन को प्रभावित करता है। स्वदेशी अपने उच्चतम स्तर पर मातृभूमि के प्रति एक गहरा, उमंग भरा, उत्साह से परिपूर्ण प्यार किसी एक क्षेत्र विशेष में प्रकट नहीं होता है, वरन सभी क्षेत्रों में प्रकट होता है। यह संपूर्ण मानव पर आक्रमण करता है और तब तक शांत नहीं बैठता जब तक कि यह उसे संपूर्ण मानव में परिवर्तित न कर दे। यानी कि गोखले स्वदेशी को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित थे और वह कहते थे कि भारत का विकास स्वदेशी के माध्यम से ही हो सकता था। गोखले एक उदारवादी विचारक थे, अतः उन्होंने स्वदेशी के दूसरे पक्ष बहिष्कार का विरोध किया था। स्वदेशी से उनका आशय अपने देश में वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहन देना था, न कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। ऐसा केवल उनके उदारवादी विचारों के कारण ही था। नेक्स्ट हम देखते हैं औद्योगिक विकास। गोखले ने भारत के औद्योगिक विकास पर विशेष बल दिया। उन्होंने पूंजी, कुशल श्रम व उद्यमिता को औद्योगिकरण हेतु आवश्यक कारक माना। इसका भारत में अभाव को स्वीकार भी किया। उन्होंने देश में ही उपलब्ध संसाधनों को औद्योगिकरण हेतु उपयोग में लाने पर बहुत बल दिया था। वे जापान के औद्योगिक विकास से बहुत अधिक प्रभावित थे। उन्होंने जापान के औद्योगिक विकास में एक और उत्तरदायी कारक तीव्र राष्ट्रीयता की भावना को बताया और उसे अंगीकार किया और कहा कि यदि भारत भी औद्योगिक दृष्टि से विकसित होना चाहता है तो उसे तीव्र राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करना होगा। गोखले ने औद्योगिक विकास हेतु कर संरक्षण की नीति पर बल दिया। हमें ऐसी संरक्षण की नीति अपनानी चाहिए जो हमारे औद्योगिक विकास के लक्ष्य की पूर्ति में सहायक हो। गोखले ने संरक्षण नीति अपनाते समय उसके दुरुपयोग के प्रति भी सावधान किया था। गोखले ने औद्योगिक विकास हेतु स्वदेशी की अवधारणा पर भी बल दिया था, जिसका अध्ययन हमने पूर्व में कर लिया है। आज हमने गोपाल कृष्ण गोखले के आर्थिक विचारों के अंतर्गत पब्लिक फाइनेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ लोकल बॉडीज, फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शन, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, एजुकेशन, पॉवर्टी, इकोनॉमिक ड्रेन, स्वदेशी एवं औद्योगिक विकास संबंधी गोखले के विचारों का अध्ययन कर लिया है। थैंक यू।